आरएसएस का विचारों का खाद जिनमें जा रहा है, वो तो ब्रेनलेस ही पैदा हो रहे, और ब्रेनलेस की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इनका जोरदार शॉक से इलाज हुए बिना इनको रिटर्न नहीं ले आया जा सकता। दुर्भाग्य ये है कि लाइट माइंडेड पार्टियां ये नफरती लोगों को जवाब देने में जितना मेहनत करना चाहिए वो मेहनत नहीं करते। ये बर्बाद हो जाएंगे, ये इनके प्रति लोकप्रियता कम हो जाएगी तो हम जीत जाएंगे। ऐसे रिएक्शन में जीतने के इसमें जो बैठे हुए हैं इनको संभलना पड़ेगा, या तो फिर नया कोई डिस्कोर्स पैदा करना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और इस पूरे हफ्ते में बहुत कुछ देखने को मिला है। वो भी देखने को मिला है जिसे मैं समझता हूं कोई भी देश को प्रेम करने वाला ऐसे वाकयात देखना नहीं चाहता। अभी हालत ये हो गई है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से अंध भक्तों ने, भगवाधारियों ने जिस तरह से हथियार का डिस्प्ले किया, तलवारें लहराई और बंदूकें लहराई मस्जिद के सामने, वो एक बहुत ही तकलीफदेह वाकया था। देखिए, तकलीफदेह सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, तकलीफदेह इसलिए है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। देश के लोगों को मिलकर के देश को आगे बढ़ाने की जो कोई कोशिश हो सकती है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या ये उन देश के दुश्मनों के एजेंट नहीं है जो इस मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सभी को सोचने की जरूरत है। इसके अलावा राज ठाकरे साहब ने जो है वो अजान के टाइम पर हनुमान चालीसा के लिए आह्वान किया है, और कुछ जगहों पर यह भी हुआ है कि मंदिरों को फ्री में लाउड स्पीकर देने की बात कही जा रही है। बहुत ही दिलचस्प एक रिएक्शन है मुसलमानों की तरफ से भी आ रहा है कि भाई, हमारे यहाँ तो 5 टाइम नमाज होती है, 5 टाइम आप हनुमान चालीसा लगाओ, कोई मसला नहीं है, मस्जिद के सामने भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी है बहुत ही दिलचस्प कि सुबह सुबह जिस टाइम मुसलमान नमाज के लिए उठता है, अजान होती है, उस टाइम एक मुसलमान आवाज लगा रहा है, हिंदू भाइयों उठ जाओ, हनुमान चालीसा का टाइम हो गया है। चूंकि अब हनुमान चालीसा का टाइम अजान के टाइम के साथ होना है, अब इसके लिए कितनी भागदौड़ मेहनत करनी पड़ेगी अंध भक्तों को, यह भी बहुत ही दिलचस्प है। इन सारे इश्यूज पर जिस तरफ देश जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है। हर मंडे को हमारे साथ होते हैं अविनाश काकड़े जी, नागपुर से किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और महाराष्ट्र से अलग राज्य मांगने की, विदर्भ राज्य मांगने की जो कोशिशें चल रही हैं उसमें भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और पूरे देश में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, समझते हैं और अपनी बात कहते हैं बहुत ही बेबाक अंदाज में। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि ये जो हथियार दिखाए जा रहे हैं, और आपने जरूर वीडियो देखी होगी कि ऊपर छतों से खड़े हुए कुछ मुसलमान टोपियां लगाए हुए आराम से देख रहे हैं और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है? आप अब से पहले कह चुके हैं कि शायद मुसलमान कुछ समझदार हो गया, अब आपको क्या लगता है? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। नहीं, ये सवाल ये नहीं है कि कहां से गुजर रहे थे, कौन क्या कर रहा था। मुसलमान इतना समझदार हो गए कि ऊपर से अब जमूरों का डांस देखने लग गए। ये बंदर थे सर, नीचे नाच रहे थे। हनुमान जयंती थी और उसकी वानर सेना नीचे से जा रही थी। जिस वानर सेना के हाथ में नफरतू चिंटू जो थे, उन्होंने हथियार थमा दिए थे। ये जो हमारे झुटलर है प्रधानमंत्री जी जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है कि विकास की बात तो इनमें होती नहीं है, क्योंकि लगातार 5 साल से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सिकुड़ रही है। आपको बताता हूं मैं कि 2016-17 में हमारी अर्थव्यवस्था थी 8.26% ग्रोथ में थी, मतलब उसका परसेंटेज था 8.26% ग्रोथ में थी, जो 2017-18 में 7.04 पर आई, जो फिर कम होके ये 2018-19 में 6.12 पर आई, 19-20 में 4.2 पर आई। मतलब ये लगातार डाउनफॉल चल रहा है, और 2020-21 में ये अर्थव्यवस्था -7.3 पर चली गई। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास में नहीं है,
आरएसएस के पास इसका जवाब नहीं है। तो हमारे यहाँ हिजाब मुद्दा है, हमारे यहाँ बुर्का मुद्दा है, हमारे यहाँ हनुमान चालीसा वाला मुद्दा है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है। क्योंकि अगर आपको रोजगार का मुद्दा पर बात करनी पड़ेगी तो अर्थव्यवस्था तो सिकुड़ रही है। आपको अगर शिक्षा पर बात करनी पड़ेगी तो शिक्षा में तो हमने कुछ नया किया नहीं है, चाहे शिक्षा व्यवस्था को सत्यानाश किए के बिना। दूसरा, आपको अगर लेबर पर बात करनी पड़ेगी, रोजगार पर बात करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य पर बात करनी पड़ेगी, तो हमारे पास करने लायक कुछ है नहीं। तो हमको यही बात करनी पड़ेगी ना कि अभी रामनवमी, अरे किस राम की बात कर रहे भाई? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा, 4 रूपों में राम की पूजा करने वाला हमारा हिंदू भाई, जो राम राम कहते नम्रता से सिर झुकाता था, अब जय श्री राम का उसको एक नफरती नारा देकर आपने डराने की मशीन प्रभु राम को बना दिया, उस प्रभु राम को बना दिया जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये बात समझने के लिए हमारे जो लोग हैं, जो नफरती जिंटू जिन्होंने तैयार किया है, वो आज समझ नहीं रहे। मगर एक बात पक्की है कि पेट में आग लगेगी तो भोजन चाहिए, और भोजन तो रोजगार से मिलेगा, भोजन प्रोडक्शन से मिलेगा। वो प्रोडक्शन तो समाप्त हो गया, कितने दिन करेंगे? मुसलमान जिस तरीके का धैर्य दिखा रहे हैं, मगर धैर्य के भी पराकाष्ठा कर रहे हैं। जहांगीरपुरा में हथियार किसने लड़ाए, चॉपर किसके पास थे, इसके सारे वीडियो है कि राम को, हनुमान को बचाने में, हनुमान के जयकार करने में हम चॉपर लेके चल रहे थे, हम तलवारें लेके चल रहे थे, हम तमंचे लेके चल रहे थे। और केस किस पे हुए? तो मुसलमानों से जो ऊपर से देख रहे थे उनके ऊपर केस हुए। और ये चॉपर, तलवार क्या हनुमान जी ने हाथ में दिया था? ये किसने दिया था? ये कौन था? केस उस पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? मगर हमारे जो है तड़ीपार शाह जी की पुलिस, उन्होंने उन मुसलमानों पर केस कर दिया जो मुसलमान अभी, तो ये धैर्य की परीक्षा है, मुसलमानों के धैर्य परीक्षा है। जो परीक्षा मोहम्मद साहब ने दिया था, जो बुढ़िया उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, उसने एक दिन कचरा नहीं फेंका तो उसकी तबीयत देखने चले गए कि क्या हुआ, ये क्यों नहीं आई, ये तबीयत देखने चले गए। आज मुसलमान अगर इस तरीके से कर देना इनका इलाज, ये इनका इलाज यही है सर, ये मानसिक बीमार है। आपको पता है ये पूरा का पूरा आरएसएस जो है मानसिक बीमार है। ये कभी बोलते हैं कोरोना छक्कों को होता है, हिजड़ों को होता है, फिर भागवत जी को कोरोना हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि कौन हिजड़ा है कौन छक्का है, किसका क्या हो जाता है ये पता नहीं चलता। तो ये मानसिक बीमार रुग्ण लोग हैं, और मानसिक बीमारी का इलाज उसको मार के नहीं किया जा सकता है, उस पर चिल्ला के नहीं किया जा सकता। तो उसको धीरे धीरे नींद की दवाई दी जाती है, उसको धीरे धीरे नशा दिया जाता है। ये अभी जो नशा है इसका नशा उतारने की जरूरत है, इसको एंटीडोज देना पड़ेगा। और मुसलमान ऊपर खड़े होके जो तालियां बजा रहे वो एंटीडोज है। मुसलमान हर राम यात्रा में उन्होंने फूल बांटे, शरबत बांटे, वो एंटीडोज है। मुसलमान जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण के ऊपर आक्रमण हो रहा है, और वो मोहम्मद साहब के कदमों पर जो चल के उनका सम्मान कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इस देश में ये होगा तो इनके पास में नफरत के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। लेकिन सर ये अगर वाकयात इसी तरह से बढ़ेंगे, देखिए हर समाज में खासतौर पे मुसलमानों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है, और जो पढ़ा लिखा कम होता है उसे आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि गुस्सा भी उसे जल्दी आ जाता है, वो रीजनिंग से नहीं चल पाता। इन सारी कमियों के साथ जो समाज चल रहा है, और इस तरह से सब्र के साथ चल रहा है अभी, लेकिन इनमें से कुछ सरफिरे किस्म के लोग भी तो हो सकते हैं। अच्छा, सरफिरे भी नहीं कह सकते अब तो, क्योंकि जब इतना खुल करके बिल्कुल सामने हमलावर भीड़ मस्जिद के सामने आने लगी, जब भगवा झंडा लगाने लगी मस्जिद पर, तो अब जो नेचुरल रिएक्शन है वो भी हो सकता है। अब ये अगर वाकयात इसी तरह से बढ़े, जिसके इम्कान लग रहे हैं, क्योंकि उनको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है, उनको एनकरेज किया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो दी गई है ये हथियार लेके चलने की, हथियार सबके पास पहुंच रहे हैं, इसका भी सबूत बन रहा है कि हाँ इन लोगों के पास हथियार हैं। तो आखिर ऐसी हालत में किस तरह से और कब तक लोग सब्र करेंगे, और इन हथियारों का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा। जैसे ही इनका इस्तेमाल शुरू होगा तो देश के लिए आपको नहीं लगता कि आखिर इस समाज का जो ताना बाना
जो कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो तबाह हो जाएगा? नहीं, वो प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं, वो प्रयास करते रहेंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये झेलना पड़ेगा, ये कुछ दिन का सिलसिला है। देखो, मोहम्मद साहब का एक और किस्सा मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा किस्सा है हाँ। कि मोहम्मद साहब का काफिला जा रहा था, शायद मक्का से मदीना की ओर काफिला जा रहा था। तो उनके साथ में बहुत चुनिंदे लोग थे जिन्होंने इस्लाम धारण किया था। तो ये जब नमाज पढ़ के उठे तो वहां किसी एक कबीले के किसी पागल को भेज दिया गया कि जहां इन्होंने नमाज पढ़ा वहां पेशाब कर दे, पेशाब करके आ जाओ। उन्होंने पेशाब किया। तो नेचुरली अब अगर मस्जिद में आके और वहां नमाज की जगह पर कोई पेशाब करता है तो रिएक्शन होना चाहिए था, मगर मोहम्मद साहब ने पोछा लिया और उसको पोछा मारना शुरू कर दिया। तो देखो, सब्र की तो इंतहा कुरान में ही है, कुरान शरीफ में सब्र की इंतहा है। जैसे रिएक्शन की इंतहा है वैसे सब्र की भी इंतहा है। मैं ये नहीं बोलता कि आपकी सब्र की परीक्षा लेना अच्छी बात है, मैं कभी नहीं, कतई नहीं बोलता। मगर हमारी गलती से, हमारे लोगों की गलती के कारण जो सरकार आई हुई है, जो सरकार यहाँ शासन कर रही है, वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है और ये हर वक्त लेते रहती है। अभी उनके तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये बांग्लादेशी लोग थे जिन्होंने रामायण के इस पे हमला किया। भैया, मैं मान लेता हूँ हनुमान जयंती पे बांग्लादेशियों ने हमला किया, मगर तुम्हारे जिसमें जो लोग थे उनके पास हथियार कहाँ से आए? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। नहीं, ये जवाब कोर्ट में भी मांगना पड़ेगा। देखो, ये सारे लड़ाई खाली रास्ते पर लड़ने की या भाषणों में लड़ने की नहीं है, ये कानूनन लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी। इसी तरीके से लड़नी पड़ेगी कि उनके पास में हथियार कहाँ से आए, पहले ये पूछना पड़ेगा। आपके वीडियो आपके पास में है, पूरे दुनिया में वायरल हो चुके हैं वीडियो, तो इसके बारे में भी चर्चा हमको कहीं ना कहीं कोर्ट में करनी पड़ेगी, जुडिशरी में जाके इसकी बात की चर्चा करनी पड़ेगी। और ये 14 लोगों को जब अरेस्ट किया है तो ये मामला तो कोर्ट में जाने वाला है। उस वक्त इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को, और जवाब देते नहीं बनेगा। आपको पता होगा कि कोरोना के इसमें इन्होंने एक ये लाया था, कानून लाया था, पेंडेमिक एक्ट लाया था। आपको पता है, पेंडेमिक एक्ट रातों रात गायब हो गया, रातों रात। कैसे हो गया? महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने पूछ लिया था कि भाई पेंडेमिक एक्ट लाया, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिक सर्वे आपने क्या किया, उसका साइंटिफिक आपने क्या कारण दिए, और अब मास्क लगाने की क्या जरूरत है और आपको वैक्सीन लेने की क्या जरूरत है? तो सरकार ने बोला ये सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, हमें एक्ट ही वापस ले लेते। अब ये एक्ट वापस ले लेते, जो जो कुछ हुआ है इतने दिनों में, जितना व्यापार का नुकसान हुआ, सामान्य आदमी का नुकसान हुआ, उसका क्या? तो ये सरकार किसी का जवाब देने को तैयार नहीं है। ये इसी तरीके से ये बात करेंगे क्योंकि इनको किसी भी वास्तविक समस्याओं के जवाब नहीं देने हैं, वास्तविक समस्या से रूबरू नहीं होना है, वास्तविक समस्या को समझने की या संभालने की क्षमता इनमें नहीं है, इसलिए इनको इस तरीके की ही बात करनी पड़ेगी। और ये आपके मस्जिदों के सामने नहीं, ये मंदिरों के भी सामने जाके इसी तरीके से हरकत करेंगे। आपको पिछले वक्त पता था, एक ब्राह्मण लड़का पकड़ा गया जिसने मस्जिद में मांस डाला था, गाय का मांस मस्जिद मंदिर में डाला था। ये मस्जिदों के साथ हरकत नहीं करते, ये मस्जिद मंदिरों के साथ हरकत करते। हर उस पूजा गृह के सामने ये हरकत करेंगे जिससे समाज में अशांति निर्माण हो जाए। मगर फिर मैं बताता हूं कि कुछ जगह पर धैर्य रखना, ये हम भी धैर्य रख रहे हैं, हमको भी धैर्य है, हम भी कोई, हमको पता है कि जितनी गाली आप देते, अभी मेरा एक वीडियो आया था उसमें इतनी गाली बका है, उसने लेने वाले को, मेरा वीडियो लेने वाले को, वो भी दुर्भाग्य से मुस्लिम था या सौभाग्य से मुस्लिम था, उसको भी गाली बका है। तो ये जो सिलसिला है गाली बकने वाला, और गाली होती है माँ बहन की। माँ बहन तो आई नहीं, ना उसकी माँ बहन आई, ना मेरी माँ बहन उसमें आई। तो जो लोग माँ बहन की इज्जत करना नहीं जानते, जो खुद को सुसंस्कृत और बहुत संस्कारी बताते हैं, वो माँ बहन को क्यों उतारते इसमें? क्योंकि उनके लिए माँ बहन जो होती है वो भूमि है, बीज बोने का साधन है। माँ की कोई इज्जत नहीं इनके इसमें। ये माँ को मार सकते हैं, ये माँ के साथ कुकर्म कर सकते हैं, ऐसे ये जो लोग हैं, तो इनसे हमारी भी लड़ाई है। और ये लड़ाई कहाँ जाएगी मालूम है आपको? ये गोधरा जैसे कांड हुआ था, अभी रेशिमबाग काम करना पड़ेगा। हमको पूरे देश में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नफरती चिंटू जैसे वो आइडेंटिफाई कर रहे, हमको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये नफरती चिंटू कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे, उनके फोटो और उनको विचार देने वाले को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को और किसान के जो लोग जिनका दिमाग साबित है, ऐसे लोगों को इकट्ठा होके एक बार नागपुर के रेशिमबाग ग्राउंड में एक रेशिमबाग कांड शुरू करना पड़ेगा।
चिन्हित करना पड़ेगा इन लोगों को, और जैसा ही चिन्हित करके इनको तोड़ना शुरू करेंगे, रास्ते पर मारपीट शुरू हो जाएगी इनके साथ में, तो ये सब के सब रास्ते पे आ जाएंगे। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र से काफी दिन के बाद जो राज ठाकरे हैं उनकी तरफ से एक बात आई है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो सेकुलर बुनियादों पर तीन पार्टियों के मिलकर के चल रही है और वो खुद अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खटकती है, उसे किसी ना किसी तरह से हिलाने जुलाने की कोशिश रहती है। अब ये राज ठाकरे साहब ने जो अजान के वक्त हनुमान चालीसा की बात कही है और उसको फौरन लपक लिया बीजेपी और आरएसएस वालों ने भी उसे बढ़ाने के लिए। आप इसमें क्या कुछ देख रहे हैं? हालांकि एक के बाद एक इशू आ रहे हैं, कभी हिजाब आता है, कभी हलाल आता है, कभी ये अब अजान को इस तरह से इशू बना रहे हैं। क्या कुछ है, इसका मकसद क्या है? महाराष्ट्र सरकार यानी महाराष्ट्र में जो ये एक नई किस्म की बात काफी दिन के बाद हुई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, गुजरात में 5000 लाउड स्पीकर विथ वो जो हनुमान चालीसा के प्लेयर के साथ में कॉमन लोगों को बांट दिया जिनके घर मस्जिदों के आसपास है। चुनाव जो आ रहे नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले। दिल्ली में भी जो हो रहा है वो डीडीए के चुनाव के लिए, यहाँ के जो म्युनिसिपल के चुनाव है अभी आने वाले, उसके लिए हो रहे। चुनाव हम उसके बिना जीत नहीं सकते ना सर। हमारे चुनाव जीतने का क्या है? रिएक्शन करना, पैदा करना, हिंदू मुसलमान पैदा करना, क्योंकि दूसरा तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो ये जो है राज ठाकरे, जिसको डिनाई कर दिया, महाराष्ट्र ने डिनाई कर दिया। शरद पवार ने बोला कि मतदार तय करेंगे ना कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, तो इसको मतदारों ने बोल दिया कि तू घर बैठ, रात में दिन में 12 बजे सो के उठेगा और 5 बजे फिर अपनी व्यवस्था में लग जाएगा। तो 4 घंटे राजनीति करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, महाराष्ट्र के मतदार ने बता दिया। मगर जैसे एक ये थे हनुमान जी पैदा हुए थे, चिराग पासवान, वैसा ये दूसरा हनुमान पैदा हो रहा है। ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं दूसरा हनुमान हो जाऊं, और शिवसेना के विरोध में बीजेपी मेरे हाथ में कोई टुकड़ा डाल दे, रोटी डाल दे, कोई भीख दे दे, तो ये भीख मांगने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो नफरती भाषा बोलना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, तो उसके बाद उसको कुछ भीख मिल जाएगी और उसको लगता है उसके वजह से उसका राजनीतिक अस्तित्व पैदा हो जाएगा। मगर मोदी भी समझते हैं, चिराग पासवान का तो घर खाली करवा दिया, सारा फर्नीचर फेंकवा दिया, जबकि वो सांसद है। ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी हालत क्या होगी इसको नहीं पता। इसको ईडी का एक नोटिस क्या चले गया, ये वो भाषा बोल रहा है, और वो सुपारी बाज है। जो राज ठाकरे की आप बात कर रहे हैं वो सुपारी बाज है। कभी उसने सुपारी लिया था मोदी को जिताने की कि एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, सारे मोदी को जो भी कैंडिडेट खड़े किए वो मोदी को सपोर्ट देने के लिए, तो लोगों ने उसको जीरो कर दिया। भाई मोदी को ही अगर तू सपोर्ट करने वाला है तो तेरे को क्यों दे, मोदी को वोट दे देंगे। उसके बाद में उसने लगारे कैसेट करके शरद पवार जी की सुपारी ले लिया था, शरद पवार की कांग्रेस की सुपारी ले लिया कि मुझे इनको जिताना है। तो इनको जिताने के लिए लगारे कैसेट करके मोदी के पुराने भाषण ला के उन्होंने एक सभा में दिखाना शुरू कर दिया कि मोदी कितना झूठ बोलता है। फिर अभी ये लगा के वीडियो वाला आ गया। उनके जितना था, उन्होंने जो महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो ब्लूप्रिंट भेजा था, तो नासिक वालों ने इनको जिताया था, पुणे में भी जिताया था, मुंबई में भी कुछ सफलता मिली थी। मगर ब्लूप्रिंट अब उन्होंने बंडल करके रख दिए, वो बीजेपी को दान दे दिए। अब ये नई ब्लूप्रिंट लाए हैं उन्होंने कि वो मस्जिदों के सामने इन्होंने हनुमान चालीसा बजाएंगे। क्यों रे भाई, हनुमान चालीसा बजाना है तो तेरे इसमें बजा। अगर उसका आवाज के बारे में तुमको प्रॉब्लम है तो आवाज को गिनना शुरू कर दो। उनको बोलो कि ये 20 डिसिबल से ज्यादा आवाज है, जितने डिसिबल का जो परमिशन है उससे ज्यादा की आवाज है, आवाज को कम करो। नहीं तो ये बोलना चाहिए था कि सारे जगह के लाउड स्पीकर हटा दो। मगर ये क्या हो गया कि मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बज रहे तो हम उनके सामने के घरों में हनुमान चालीसा ही करेंगे। ये नफरत पैदा करने का जो धंधा है वो वोट की पॉलिसी है, अपने को जिंदा रखने की पॉलिसी है। और आपको पता है कि जब आदमी के अस्तित्व पर संकट आता है तो वो कुत्ते जैसा काटने लग जाता है इधर उधर। ये वो काट रहे हैं अभी। जो माने पागल हो जाता है कुत्ता तो उसको काटने लग जाता है, जो भी दिखे उसको काटता है, कचोड़ता है, माने ये तोड़ता है उसको, उसकी मांस तोड़ने को देखता है। वो उस तरीके की हालत हो गई है बेचारे राज ठाकरे जी की। राज ठाकरे जी को माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसका क्या कर लोगे, क्या इलाज है माफ किए बिना।
एक तो उसको अच्छा दवा अच्छा करना पड़ेगा मारने की। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र की ही मैं एक और आगे बात करता हूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं, ऐसे शहर से हैं जिसको खास तौर पे आरएसएस के हेडक्वार्टर के तौर पर ज्यादा एक तरह से शोहरत मिली हुई है। अब आपके शहर से आरएसएस हेडक्वार्टर से एक बात सामने आई, मोहन भागवत जी की, के अखंड भारत बनेगा, 15-20 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इस पर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये कभी अखंड भारत नहीं चाहेंगे, इन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया था और उसके बगैर इनकी मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती थी, तो अभी या उसके लागू होने के कोई चांस नहीं थे। अब इस वक्त अच्छा, एक सोच ये भी है मुसलमानों में, तो बाकायदा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई अखंड भारत हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जो बना था वो नुकसान हुआ मुसलमानों का, पार्लियामेंट में यही ये सबसे ज्यादा होते। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया मिला लिया जाए फिर तो संसद में मुसलमानों की तादाद काफी बढ़ जाएगी, तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। ये आरएसएस का जो ये मुद्दा जो उठाने की कोशिश की है, इसकी आप हकीकत क्या जानते हैं, क्या कुछ समझते हैं? मैंने आरएसएस के एक बड़े आदमी से पूछा था कि भैया अभी हमारे देश में 19-20 करोड़ है, 21 करोड़ मुसलमान हैं, उनका क्या करने वाले हो? इसका तो जवाब आपके पास है नहीं। उनको मार डालोगे सारे 21 करोड़ लोगों को? पॉसिबल है आपके इसमें? आपकी औकात है? उनको भगा दोगे? औकात है आपकी? नहीं है दोनों औकात। तो फिर पड़ोस में रोज झंझट करके आप क्या हासिल करना चाहोगे? और अगर संयुक्त अखंड भारत बनाना चाहते हो तो अखंड भारत में आज के तारीख में मुसलमानों की जनसंख्या होगी 75 करोड़। तो सबसे पहले तो सुनता आपको करना पड़ेगा ना, खतना आपको करना पड़ेगा। तो मोहन भागवत जी खतना करके गोल टोपी पहन के सबसे बड़े उनके पुजारी बन जाएंगे, सबसे बड़े उनके मुजावर बन जाएंगे। तो क्या ये चाहते थे आप? अरे मैं बोला शुक्र मनाओ वो उसका जिन्ना का कि जिसने विभाजित कर दिया भारत। और भारत विभाजित अगर नहीं करता तो आज के तारीख में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी होती? आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान हमारे देश से अलग हुआ था 1876 में, पाकिस्तान हुआ था 1947 में, जम्मू कश्मीर भी 47 में हुआ था, चीन ने अक्साई चीन जो लिया था 1962 में लिया था, तिब्बत 1914 में अलग हुआ था, नेपाल हमसे 1904 में हुआ था, 1937 में बर्मा हुआ था जिसको आपको रोहिंग्या मुसलमान बोलते हो और उनकी नफरत करते हो, वो 1937 में अलग हुआ था। तो भैया ये सब अगर मिला दे तो आपके पास में आज मुसलमान 75 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हो? और अखंड भारत की बात करने वालों ने क्या बोलते हैं उसको, बददिमाग हो, ये समझ लो कि आपके जो दो बाप थे ना, जिसका नाम एक का था माफी वीर सावरकर और दूसरे का नाम था श्यामा प्रसाद, वो दोनों ने देश को विभाजित करने के रेजोल्यूशन का समर्थन किया था। सावरकर और वो दोनों राजाओं को जाके समझा रहे थे कि आप अलग अपना राज्य बनाइए, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, क्योंकि गांधी तो हमारा अलग हिंदू राष्ट्र, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होने नहीं देगा, सेकुलर राष्ट्र बनाएगा, तो आप अलग अलग राष्ट्र बनाइए। तो जिसके कारण मंत्रियों के पद, मुनीमों के पद, सारे क्लर्क के पद और जितने अमात्यों के पद होंगे वो ब्राह्मणों के घरों में आ जाएंगे। तो ये अपने फायदे के लिए अपनी माँ को भी बांट देंगे, अपनी माँ को भी बेच देंगे। इस तरीके की जिनकी फितरत है वो किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? कौन सा अखंड भारत है इनके पास में? अरे साहब, अखंड भारत अगर बन भी जाए, मैं इसकी एक प्रिज्यूम अगर कर लिया जाए, तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये जो नफरती लोगों को इकट्ठा किया जाता है हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड भारत बनने की हालत में क्या हिंदू राष्ट्र बन सकेगा? ये खुद अपने आप में एक सवाल है सर। जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, ऐसे जो लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि महंगाई का परिणाम हम पे हमारे ऊपर होता है, वो कहते हैं कि महंगाई की वजह से रोजगार भी बड़ा हो गया, रोजगार ज्यादा मिलते हैं। मैं तो अलग फिलोसफी सुन रहा हूँ कि महंगाई बढ़ती है तो रोजगार भी ज्यादा बढ़ते हैं और हमको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। ये जो फिलोसफी चल रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गया, बढ़ गए, तो वो नेपाल में भी बढ़ गए, वो पाकिस्तान में भी बढ़ गए, फलानी जगह बढ़ गए, ढिकानी जगह बढ़ गए, ये जो समर्थन कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिनका बाप रोते रहता है, रात दिन रोते रहता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी, घर कैसे चलेगा, घर का किराना कैसे आएगा, सब्जी तरकारी कैसी आएगी, और ये बच्चा जाके बाहर
अपने उत्पात मचाते रहता है, अपने हिंदू राष्ट्र को बनाने का संकल्प लेते रहता है। ये इनको यूज करने का काम चल रहा है। ये जितने उनके साथ में यूज रहे हो रहे, ये ब्रेनलेस चाइल्ड है। मैं अभी तक सुनता था कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग करने से स्पाइनल लेस और ब्रेनलेस बच्चे पैदा हो रहे, मगर अभी पेस्टिसाइड ये जो डाल रहे खाद, आरएसएस का विचारों का खाद जिनमें जा रहा है, वो तो ब्रेनलेस ही पैदा हो रहे, और ब्रेनलेस की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इनका जोरदार शॉक से इलाज हुए बिना इनको रिटर्न नहीं ले आया जा सकता। मैं आपको आज ही की बात बता रहा हूं। मैं सीएनजी की गाड़ी चलाता हूं। आजकल चूंकि मैं ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता, तो कई दिन लग के बाद में गैस डलवाने गया, तो उस जितना गाड़ी में गैस तकरीबन 300-350 रुपए में हो जाता था, वो अब तकरीबन 550 रुपए में हुआ। यानी उसने बताया मुझे कि ये अभी कुछ दिन के अंदर अंदर तकरीबन 30 रुपया बढ़ चुका गैस पर, सीएनजी पर। तो ये आमतौर पर सीएनजी गाड़ी इसलिए लोग खरीदते थे और चलाते थे कि जरा सस्ते में चल लेते हैं। अब वो भी सब कुछ छिनता जा रहा है। ये तो एक मिसाल मैंने दी है। क्या कुछ कैसे नींबू का रेट आप देखिए, 300 रुपए किलो, उससे भी ऊपर। किस तरह से वो लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है पेट भरने का, आखिर इस नशे में कब तक चलेंगे? क्या कुछ है। ये एक नशा है जो आपने कहा, वाकई एक ऐसा नशा है कि बाप को चिंता है कि घर कैसे चले, बेटा बाहर जाकर के नफरत की बात करता है या नफरत वालों के साथ खड़ा नजर आता है। ऐसी हालत में तो समाज और परिवार ये सब चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नहीं, सारा देश चलाना मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पुलिसी सिस्टम लाया है, इन्होंने जो चाइना से ट्रेंड करके इनके लोग लाए, ये तो बिल्कुल वास्तविकता है। मगर ये वास्तविकता से बड़ी वास्तविकता ये होती है, भूख सबसे बड़ी वास्तविकता है। जब भूखे मरने की नौबत आती है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता आदमी को, और ये नौबत जल्दी आने वाली है सर। क्योंकि किसान अभी पूरे देश के हम जो घूम रहे हैं, किसानों को हम प्रतिज्ञा लेने लगा रहे हैं कि सरप्लस अनाज पैदा करना बंद कर दे। ये जो नफरती चिंटू है, इनको ये 5 किलो अनाज मिलने से इनको ऐसा लग रहा है कि मोदी यानी भगवान हो गया है। तो ये 5 किलो अनाज क्यों दे रहा है? क्योंकि हम सरप्लस पैदा कर रहे हैं। तो ये फूड अगर कंट्रोल हम करना शुरू कर दे, किसान अगर समझ जाए इस देश का कि हमको 2-4 साल बेचना ही नहीं है, ना कपड़े खरीदेंगे, नहीं कोई वास्तु बाजार से खरीदेंगे, हम जितना हमको चाहिए उतना अनाज खरीदेंगे, उतना अनाज पैदा करेंगे और खाएंगे। दिखाते हम इनको सबक सिखा देंगे। ये आज राकेश टिकैत जी से भी बात हुई थी, वो भी एक मीटिंग में और हम साथ में थे, तो उन्होंने भी यही बात बोला। सवाल ये है कि हम समझ जाए, हमको समझ आ जाए, हम जैसे लोगों को, जो लाइट माइंडेड लोग हैं, इनको ये समझ में आ जाए। दुर्भाग्य ये है कि लाइट माइंडेड पार्टियां ये नफरती लोगों को जवाब देने में जितना मेहनत करना चाहिए वो मेहनत नहीं करते। ये बर्बाद हो जाएंगे, ये इनके प्रति लोकप्रियता कम हो जाएगी, तो हम जीत जाएंगे। ऐसे रिएक्शन में जीतने के इसमें जो बैठे हुए हैं, इनको संभलना पड़ेगा, या तो फिर नया कोई डिस्कोर्स पैदा करना पड़ेगा। आज ही मेरी कई चैनलों से बात हुई, कई सोशल मीडिया के मेन स्ट्रीम के चैनल तो मोदी के विरोध में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते, तो सोशल मीडिया के जो मेन स्ट्रीम चैनल है उनसे बात हुई। उनको यही बात बोला कि इस देश में अब नया कुछ अगर आएगा तो आपके माध्यम से आएगा, आप उसकी कनेक्टिविटी बनाओगे, और ये कनेक्टिविटी में जो लोग शामिल होंगे, ये इस देश में परिवर्तन की बयार बहने वाले हैं। एक इंतहा हो जाती, किसी भी अन्याय की एक इंतहा हो जाती है। ये अभी पीक पर पहुंचने वाला है, बहुत जल्दी ये पीक पर पहुंचने वाला है, और ये पीक पर पहुंचने के बाद जो जवाब आएगा वो बहुत ही आक्रामक जवाब होगा। जैसा मैंने पहले बोला था, गोदरा हुआ था, अब रेशिमबाग होगा, ये उसका जवाब है। ये बहुत ही बड़ी बात कही आपने। और किसानों ने अगर एक्स्ट्रा अनाज पैदा करना बंद कर दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही एक बयान दिया है, विदेशों के लिए, कुछ मुल्कों के लिए हम भेजेंगे अनाज, हम सब कुछ देंगे। तो ये कहां से देंगे जब किसान ही पैदा नहीं करेगा? ये 5 किलो भी कहां से देंगे जो लोगों को दे करके हर बार 2-3 महीने बढ़ा करके ऐसा जाहिर करते हैं कि बस हमारी वजह से आप लोग जिंदा हैं। और ये बेचारा जो बेरोजगार है, वो 2-3 महीने की जब तारीख आगे बढ़ती है, अखबारों में आती है, उसे लगता है कि चलो 2-3 महीने का और
कुछ पेट भरने का, हालांकि पेट नहीं भरता उसमें, देखो एक बात उसमें और जरूरत बता पूरी नहीं देता हूँ होती। कि सारे कोर्ट हमको बंद करना चाहिए। मैं तो डिमांड करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो, क्योंकि अब सीएम तय करता है किसके घर गिराना है। हाँ, जिसके ऊपर हमें एफआईआर दर्ज किया वो पहले से जेल में है, ऐसे आदमी का भी घर गिरा दिया। जी मतलब जी। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई जांच परख नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं, और डायरेक्ट उसके ऊपर में कानून कार्रवाई, डायरेक्ट सजा हाँ दे दो, और सजा भी क्या दे दो, उसका घर गिरा दो। भैया हम्म, ये कैसी सजा, ये कौन सजा देगा? कौन है तुम? ये कौन है? हाँ क्या तुम्हारे संविधान खत्म कर दिया हमारे देश में? क्या संविधानिक कोई बात नहीं होती? इसलिए होता है कि जिनके घर गिरते हैं वो जाके कोर्ट में इसकी नहीं, ये नहीं करते, उसके साथ में लोग खड़े नहीं होते। सौभाग्य है कि आज भी ऐसे लोगों के साथ में हम लोग खड़े होते, जिसका घर गिर गया उसके फेवर में लोग खड़े हो गए कि ये तो जेल में था, इसके ऊपर एफआईआर कैसी हुई, जेल का आदमी बाहर कैसे आया, और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होने वाली है। तो कई वकीलों ने इसके ऊपर अभी केस दायर करना शुरू कर दिया, और मैं आपको बता देता हूं गारंटी के साथ में कि जिन अफसरों ने ये किया होगा उनको भुगतना पड़ेगा, उनके सस्पेंशन होंगे, उनके ऊपर रिकवरी होगी, और फिर दूसरा अफसर इस तरीके से हरकत करने में हिम्मत नहीं करेगा। इस लेवल पर जाके हमको लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई शुरू हो गई है। जी जी। ये मकानों का गिराने का सिलसिला मध्य प्रदेश से शुरू होकर के गुजरात में भी कुछ ऐसी खबरें आ गई। तो ये बहरहाल बहुत ही तकलीफ दे। कोई भी गरीब आदमी घर बनाता है, पूरी जिंदगी का पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, कर्ज लेकर के कैसे कैसे सर छुपाने के लिए कोशिश करता है, और इनका बुलडोजर अपने सियासी फायदे के लिए जिस पे चाहते हैं चला देते हैं, और उसको बिल्कुल सड़क पे ले आते हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। आपने कहा कि अदालतें बंद होनी चाहिए, ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, और ये बहुत ही अहम है। और आपने ये भी कहा कि क्या संविधान खत्म हो गया है? ये एक सवाल बहुत बड़ा है जो पूरे देश में इस पर चर्चा होने की जरूरत है। किसान एक्स्ट्रा अनाज ना पैदा करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसान को ये बात समझ आ गई तो सबकी ठेकेदारियां खत्म हो जाएंगी, सारी सियासत खत्म हो जाएगी। जब पेट में डालने के लिए कुछ होगा नहीं, शहर में अगर अनाज नहीं आएगा गांव से, तो शहर के लोग कैसे जिएंगे? ये सारे बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जिन पर आपने बात रखी। और आपने ये भी बताया कि जीडीपी किस तरह से 8.26 2016-17 में थी, और 2020-21 में -7% हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अविनाश काकड़े साहब, आपने समय दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को। हम फिर आपसे बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।